तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको आर्यन खान केस में अपडेट दे दूं कि आज लगभग 2.5 घंटे तक बहस हुई सेशन कोर्ट में, बेल को लेकर, ज़मानत को लेकर, दोनों तरफ से। और उसके बाद जज पाटिल जो हैं उन्होंने अपना ऑर्डर जो है वो रिज़र्व रख लिया है कि वो फैसला, ऑर्डर रिज़र्व रखने का मतलब ये होता है कि सुनवाई हो चुकी है, अब वो दोनों तरफ से जो भी कहा गया और बाकी उसमें जो भी लीगल एंगल है उसके ऊपर वो देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे और फिर अपना फैसला सुनाएंगे कि आर्यन खान को ज़मानत दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन कल सैटरडे है, कल दशहरा है, तो कल कोर्ट की छुट्टी है। और सबसे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को रामनवमी और दशहरे की बहुत बहुत बधाई दिल से। तो कल कोर्ट की छुट्टी होगी, संडे कोर्ट बंद होता है और मंडे को भी मुंबई में कोर्ट की छुट्टी है, कुछ और भी है वहाँ पे, और ट्यूसडे को भी छुट्टी है। आज हमारी साथी विद्या ने मुंबई से भेजा था जो वहाँ के ऑर्डर आए हैं। तो कुल मिलाकर कल कोर्ट बंद, संडे को बंद, मंडे को भी बंद, ट्यूसडे को भी बंद। इसीलिए अब जज ने वेडनेसडे यानी कि 20 अक्टूबर की तारीख तय की अपना फैसला सुनाने के लिए। तो अब आज है 14, 6 दिन और आर्यन खान को अभी जेल में रहना होगा और 6 दिन बाद भी क्या फ़ैसला आता अभी पता नहीं। तो ये अपडेट आर्यन खान केस में। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। नॉर्थ कोरिया की तो आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई, क्योंकि मार्शल किम जोंग उन हर एक कोई जानता है। लेकिन आज उनके पड़ोसी देश साउथ कोरिया की एक ऐसी मिस्ट्री की कहानी है जो आज 30 साल हो गए और इन 30 सालों के बाद भी किसी ने इस मिस्ट्री को सुलझाया नहीं। सच्चाई क्या है, हकीकत है, ये मालूम ही नहीं। यह आज भी एक रहस्य, और कहते हैं कि साउथ कोरिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक रहस्य है। इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत 30 साल पहले होती है। 26 मार्च 1991, 26 मार्च 1991, एक साउथ कोरिया में एक सिटी है दाइगू। इस सिटी के बाहर आउटस्कर्ट में एक छोटा सा गांव है और ये गांव जो है ये वहाँ पे एक पर्वत है, एक पहाड़ है, माउंट वेओंग। तो ये गांव उसी माउंट वेओंग के दामन में बसा हुआ एक गांव। सब लोग वहाँ पे हंसी खुशी सब रह रहे थे। बात 91 की है और साउथ कोरिया में तब डेमोक्रेसी को लेकर एक तरह से एक मुहिम चल रही थी। और करीब 30 साल के बाद 1991 में साउथ कोरिया में लोकल लेवल पर इलेक्शन होने जा रहे थे और उस इलेक्शन के लिए लोगों में बड़ा जोश था कि चलो हम डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं, अपने चुने हुए नुमाइंदे होंगे। तो करीब 30 साल के बाद साउथ कोरिया में इस तरह से चुनाव होने जा रहा था और ये उसी वक्त की घटना है। इसी दाइगू सिटी के बाहर माउंट वेओंग पहाड़ी के दामन के नीचे एक गांव के 5 बच्चे, जिनकी उम्र 13 से लेकर 10 साल तक की थी। हालांकि इनके नाम भी हैं, जो योन, किम योंग, पार्क चैन इन, किम जोंग सिक, इसके अलावा नीक। तो ये सारे नाम हैं जो 5 बच्चे थे और ये पांचों बड़े गहरे दोस्त। अच्छा, इनमें से 3 बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और ये पांचों हमेशा साथ रहते, साथ खेलते कूदते, और एक ताइक्वांडो का इन्होंने क्लास भी ज्वाइन कर रखा था, वो भी साथ करते। और इन पांचों बच्चों की वजह से इनके पांचों परिवार के बीच में भी बड़ी गहरी दोस्ती थी, क्योंकि सबको पता था ये पांचों दोस्त जो हैं ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो उनकी दोस्ती को देखते हुए पूरे गाँव में भी इनकी मिसाल दी जाती थी और परिवार भी इन बच्चों की वजह से करीब आ गया था। 26 मार्च 1991 को चुनाव की वजह से पूरे साउथ कोरिया में हॉलीडे था, छुट्टी थी और सब कुछ बंद था। सुबह 9 बजे के करीब ये पांचों बच्चे घर से निकलते हैं। इनमें से 1-2 बच्चे के माँ बाप पूछते भी हैं कहाँ जा रहे हो, कहता है कि बस खेलने जा रहा हूँ, अभी लौट कर आते हैं। इनमें से एक बच्चा लौट के भी आता है, फिर अपनी जैकेट साथ ले जाता है और चला जाता है। 9 बजे सुबह गए ये लोग, दोपहर के 1 बज गए। 1 बजे एक कोचिंग एकेडमी का एक शख्स इन 5 बच्चों में से एक के घर पहुंचता है और कहता है कि आज पांचों ताइक्वांडो की क्लास के लिए नहीं आए। स्कूल उस दिन बंद था, सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन ताइक्वांडो की क्लास थी। अब पहली बार पेरेंट्स को लगता है कि 9 बजे के गए हुए हैं और 1 बज गया और ये ताइक्वांडो की क्लास में भी नहीं गए हैं, कहाँ गए होंगे। अब वो पूछताछ करते हैं, बाकी अब पांचों बच्चों के घर तक खबर पहुँच जाती है। वो उसके बाकी जानने वाले दोस्तों से पूछताछ करते हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद एक लड़का उनमें से बताता है कि उसने उन 5 बच्चों को
इसी माउंट व्योंग की तरफ जाते हुए देखा, मतलब उस पहाड़ी की तरफ। और उसने फिर ये भी बताया कि उनके जाने के कुछ देर के बाद उसने एक गन शॉट की आवाज़ सुनी, एक गोली चलने की, और चीखने की भी आवाज़ सुनी। अब जब ये सुना तो पांचों बच्चे के घर वाले घबरा गए कि ये क्या है। खैर इसके बाद मामला पुलिस तक गया, लेकिन उस दिन चुनाव, पुलिस ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, अब 2 दिन बीत गए, बच्चे मिल नहीं रहे। अब इसके बाद खैर किसी मीडिया की नज़र पड़ी, फिर वो आए कि एक गांव के 5 बच्चे एक साथ गायब हैं, अजीब है, पता नहीं क्या हुआ। तो पहले लोकल शहर में खबर छपती है, उस खबर को फिर बड़े शहरों में उठाया जाता है, तीसरे दिन तक ये सियोल पहुंच जाता है, फिर साउथ कोरिया के हर शहर में ये खबर, और इसके बाद अब 5 बच्चे एक साथ गायब, ये वहाँ की हेडलाइन बन जाती है। अब जब ये खबर हेडलाइन बनती है तो इसके बाद अब सरकार भी थोड़ी हरकत में आती है और कहती है कि इन बच्चों को ढूंढना चाहिए। अच्छा, 5 बच्चे, तमाम लोगों की हमदर्दी, संवेदनाएं, सबके जज्बात उन बच्चों के साथ, उनके माँ बाप के साथ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, 13 से लेकर 10 साल के बच्चे, और एक साथ गायब, कहाँ गए कुछ पता नहीं, कई दिन बीत गए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ये जो पहाड़ी थी, जो जहाँ पे, इस पहाड़ी में एक तरफ आर्मी का वहाँ कैंप था, बेस, जहाँ पे शूटिंग वूटिंग होती थी, प्रैक्टिस करते थे, एक तरफ नदी थी और बाकी खेत खलिहान थे। तो बच्चों की गुमशुदगी को लेकर, और एक गवाह ने ये बताया कि उनके गुम जाने के कुछ देर के बाद उसने गन शॉट की आवाज़ सुनी, चीख की आवाज़ सुनी। तो अब ये था कि क्या वहाँ पे जो आर्मी के लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे और किसी बच्चे को गोली तो नहीं लग गई, और इस वजह से वो बच्चे गायब हो गए। ये बात उठी, लेकिन बात मिलिट्री की थी, ज़्यादा किसी मीडिया ने भी नहीं उठाया, बात आई गई हो गई। अब दिन बीतता जा रहा, बच्चे नहीं मिल रहे, लोगों के अंदर भी अब गुस्सा आ रहा है, और पूरे देश में ये खबर लगातार सुर्खियों में। इसी के बाद लोगों की भावनाओं को देखते हुए तब जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे, रो ताई ऊ, उन्होंने ऑर्डर दिया पुलिस को कि भी किसी भी कीमत पर इन बच्चों को ढूंढा जाए। पूरे साउथ कोरिया में इन बच्चों की अब तलाश शुरू हुई, क्योंकि देश के प्रेसिडेंट ने कहा, कहते हैं करीब 3 लाख पुलिस वालों को पूरे साउथ कोरिया में अलग अलग झोंका गया इन बच्चों की तलाश के लिए। पुलिस की टीम लगी रही, तमाम नदी, नाले, पहाड़, खेत, शहर, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हाईवे, मतलब हर जगह छानबीन की गई कि शायद कहीं बच्चा मिले। इसके बाद बहुत सारे स्कूल वाले वहाँ सामने आए, बहुत सारे NGO सामने आए, बहुत सारी कंपनी सामने आई। इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, करीब 42 मिलियन वॉन, और ये करीब उस वक्त था $35,000, कि जो भी इन 5 बच्चों का सुराग देगा उसे ये $35,000 या 42 मिलियन वॉन इनाम में दिया जाएगा। आजकल वॉन मुझे इसलिए भी याद है कि अभी हाल में मैंने स्क्विड गेम्स देख रहा था नेटफ्लिक्स पे। हालांकि बहुत ही वायलेंट है, खून खराबा है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी, तो आप लोगों को मौका मिले तो देखिए। तो ये भी इनाम रखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इस दौरान में इन बच्चों के माँ बाप धीरे धीरे, चूँकि पुलिस भी लगी हुई है, सब कुछ है, मिल नहीं रहा, लेकिन माँ बाप को शिकायत थी कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इधर जब वक्त बीतना शुरू हुआ तो मीडिया ने भी इस खबर से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया। करीब साल बीत गए, 2 साल बीत गए, कब तक वो लगे रहते, वो भी हट गए दूसरी खबरों पे। अब ना खबरों में ये मिसिंग बच्चों की खबर आ रही है, पुलिस भी ढीली हो गई, वक्त बीतता गया, 5 बच्चों का सुराग नहीं मिला। अब 5 बच्चों के माँ बाप ने खुद फैसला किया, ख़ासतौर पर उनके बाप ने, कि वो अपनी नौकरी छोड़ेंगे और वो खुद पूरे साउथ कोरिया में अपने बच्चों को ढूंढेंगे। इन्होंने नौकरी छोड़ी, अपने जो भी कीमती सामान थे बेचे, एक छोटा, एक लॉरी कहें या मिनी बस टाइप कहें, वो इन्होंने ख़रीदा 5 बाप ने मिलकर, और ख़रीदने के बाद बाकायदा उसके ऊपर 5 बच्चों की तस्वीर लगाई, लोगों से मदद मांगी उस पर जो लिखा कोरियन में, और उसको लेके पूरे साउथ कोरिया में घूमना शुरू कर दिया। नौकरी वोकरी छोड़कर इनका ये था कि इनकी ज़िंदगी, इनके बच्चे थे, और इनमें से 3 बाप ऐसे थे जिनका वो इकलौता बेटा था।
तो वो पूरे साउथ कोरिया में घूमने लगे बस लेकर, बच्चों की तस्वीरों के साथ पम्फलेट्स बांटने लगे, सारी चीज़ें, लेकिन कोई सुराग नहीं। वक्त बीतता गया, बच्चों का कोई सुराग मिला नहीं। इस दौरान में 2006 आ गया और साउथ कोरिया का एक कानून है कि किसी जुर्म के लिए अगर 15 साल तक चार्जशीट दाखिल ना हो, केस सॉल्व ना हो, तो फिर वो केस ख़त्म माना जाता है और उसके बाद अगर कोई पकड़ा भी जाए तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो 2006 में जो स्टैचू ऑफ लिमिटेशन था वो भी ख़त्म हो गया, मतलब 15 साल बीत गए थे और बच्चों का सुराग नहीं मिला, तो कहा गया कि अब इसको छोड़ दिया जाए। तो ये 2006 में हुआ। खैर, इधर बच्चे मिल नहीं रहे, ढूंढा जा रहा है। इस दौरान में उससे पहले 26 सितंबर 2002, मतलब करीब 9 और 2 11 साल हो गए थे। 11 सालों में कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इस 2002 से पहले एक रोज़ अचानक ये होता है कि एक साइकेट्रिस्ट था वहाँ का, साउथ कोरिया का, वो ये कहता है कि जो पूरा पैटर्न है बच्चों के गायब होने का और उनकी गुमशुदगी का और उसके बाद जो रिपोर्ट लिखाने का, वो टाइम गैप को देखते हुए कहता उसके हिसाब से उसे लगता है कि बच्चों के गायब होने के पीछे इन्हीं 5 बच्चों के किसी फैमिली मेम्बर का हाथ है और ख़ासतौर पर उनके बाप का ही। अब ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन अब मीडिया इसको उठा देती है एक गड़े मुर्दे को फिर से और कहती है कि शायद बाप ने ही अपने बच्चों को गायब किया और इनमें से कोई बाप इन 5 बच्चों को गायब, न सिर्फ गायब करने बल्कि उनका कत्ल करने का जिम्मेदार हो सकता है इन 5 बच्चों को मार दिया गया क्योंकि कहीं मिल नहीं रहे। अब जब ये बात हुई और वो एक तरह का अपने आप को एक्सपर्ट उस ज़माने में 90 की बात बता रहा हूँ, तो उसने कुछ बताया कि ये इन्हीं का काम है और जितना वक्त उसने सारी पूरी रिसर्च की कि बच्चे की गुमशुदगी के करीब 9 घंटे के बाद इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, उससे पहले 9 बजे बच्चे निकले, 1 बजे ताइक्वांडो का वो आया, इस दौरान में 3-4 घंटे थे, 3-4 घंटे में ज़्यादा मौका नहीं मिलता। तो उसका ये है कि बच्चों को न सिर्फ मारा बल्कि लाश को कहीं दफना दिया और दफनाने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, जो कुछ भी किया वो 2 से 3 घंटे के अंदर में किया। दिन का वक्त था, लाश लेकर 5 बच्चों के बाहर जाते, पकड़े जाते। तो उसने ये भी अपना कंक्लूज़न दिया कि बच्चों को मारने के बाद इन्हीं 5 में से किसी के घर में दफना दिया गया। अब उसकी इस पूरी इस पर मजबूरन पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ा। अब लोगों को भी लगने लगा कि इनमें से ही कोई कातिल है। इनमें से एक जिसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा डाउट जताया, बाकायदा उसके घर में पुलिस पहुंची, उसके घर की खुदाई की गई। वो सारी उस वक्त की फॉरेंसिक की तस्वीरें हैं जो अखबारों में भी आई, मीडिया भी थी, लेकिन पूरे घर को तहस नहस कर दिया, पूरे घर की खुदाई कर डाली, कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बड़ी थूथू भी हुई पुलिस की और ये जो बच्चों के बाप थे इनके अंदर का गुस्सा भी फिर जागा। खैर, इसके बाद भी वक्त बीतता गया, कोई फ़ायदा नहीं, बच्चे मिले नहीं। 26 सितंबर 2002, 26 सितंबर 2002, बच्चों की गुमशुदगी के 11 साल के बाद इसी पहाड़ी माउंट व्योंग से 2 मुसाफिर गुजर रहे थे और उनको भी पता था इन बच्चों की, साउथ कोरिया में हर एक को पता था इन बच्चों की गुमशुदगी की। तो उसने देखा कि एक जगह पे कुछ बच्चों के जूते और कपड़े पड़े हुए हैं और देख के लग रहा था कि बहुत पुराने हैं। और ये वो जगह थी जो इन 5 बच्चों के घर से, जो दाइगू सिटी के बाहर में जहाँ ये गांव में रहते थे, उस घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर। अब उसने देखा तो उसने लोकल पुलिस को बताया कि यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े देखे और मैं उस कहानी को भी जानता हूँ, तो आप पता करें कि ये उन बच्चों के तो नहीं है। पुलिस की टीम पहुँची, उसने देखा जूते और कपड़े कुछ पड़े हुए हैं। फिर वहाँ आसपास में खुदाई की गई। जब खुदाई की गई जहाँ जहाँ कपड़े पड़े हुए थे उस एरिया को, तो उसके अंदर से कंकाल मिलते हैं। उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया गया। फॉरेंसिक नया वहाँ पे भी शुरू हो चुका था। फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि ये सारे कंकाल हड्डियाँ जो हैं वो 9 से 12 साल के बच्चों के, 9 से 13 साल के, और ये सारी जो चीज़ें मिली वो कुल मिलाकर जोड़कर 5 ही बच्चे बन रहे थे। अब जब ये खुलासा सामने आया तो पूरे साउथ कोरिया में फिर से ये खबर सुर्खियों में, 2002 में, गुमशुदगी के 11 साल बाद, 11 साल के बाद अब इन 5 बच्चों की लाश की शक्ल में कंकाल सामने। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है और इधर घर वालों
की उम्मीद अब टूट चुकी थी, क्योंकि जैसे ये पता चला कि हाँ ये पांचों जो मिली हैं कंकाल ये बच्चों की है और 5 ही हैं, तो उन्हें लग गया कि उन्हीं के बच्चे हैं, तो उनकी सारी उम्मीदें भी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद पुलिस जो है इस केस को लेती है और पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है। पुलिस कहती है कि ये जो इलाका है पहाड़ी इलाका, यहाँ पे तापमान ज़्यादा था और बादल गरज रहे थे, तूफ़ान था, अचानक तेज़ हवाएं चली और उसकी वजह से दम घुटने से इन बच्चों की मौत हो गई और फिर स्नो बर्फ़ ये सारी चीज़ें आई और उसमें ये दब गए। तो ये एक हादसा है, कोई साजिश नहीं है। पुलिस ने ये कहकर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अखबारों में भी ये खबर छप गई कि चलो जिनको 11 साल से ढूंढ रहे थे वो बच्चे हादसे का शिकार हुए। लेकिन फॉरेंसिक साइंस तब तक अपनी जगह बना रही थी पूरी दुनिया में। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इन कंकालों की जांच की। जब जांच की तो एक अजीब चीज़ सामने आई। पता चला कि इनमें से 3 के सर पर, खोपड़ी पर तेज किसी घातक हथियार के वार के निशान हैं, चोट के, और बाकी 2 में एक के सर पर गोली जैसे कुछ निशान हैं और एक के बाकी जिस्म पर भी कई निशान हैं हड्डियों में। तो ये साफ साफ था कि ये एक हादसा नहीं है, तूफान नहीं है और ठंड से या फिर घुटन से उसकी वजह से मौत नहीं हुई। दूसरा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि जिस जगह ये सारे बच्चों की कंकाल मिले वो जगह इनके घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इस तरीके का तापमान, इस तरीके का तूफान आए तो इस गांव के लोगों को भी और गांव में रहने वाले बच्चों को भी इसी तरीके से मौत हो जानी चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये हादसा नहीं है बल्कि इसके पीछे फाउल प्ले है। अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। अब उसके बाद थ्योरी पे काम होना शुरू हुआ। कम से कम 500 तरीकों से इस केस की जांच की गई। उसके बाद 2002 के बाद पुलिस की बड़ी फजीहत हुई जो उसने शुरुआती रिपोर्ट दी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट ने उनकी पूरी थ्योरी को ही पलट के रख दी। अब यह था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने फिर से जांच की। 500 तरीकों से करीब अलग अलग क्लूज मिले, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद आज 2021 है। इन 5 बच्चों के साथ सही में क्या हुआ, पूरी साउथ कोरिया के लोगों को इसका जवाब नहीं मिला है। एक जगह पर आकर हर बार ये जांच रुक गई, और वो क्या थी, और शायद बहुत से लोगों का मानना है कि वही सच है। वो ये कि इस पहाड़ी माउंट व्योंग, मैंने कहा आपको कि उसके लेफ्ट साइड में एक आर्मी कैंप बेस, राइट में एक नदी है और बाकी खुला इलाका है, पहाड़ी का दामन है। तो यहाँ पे अमूमन जो मिलिट्री के लोग हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें फायरिंग भी होती है। तो जो आखिरी रिपोर्ट आई है, जिसको बाद में तफ्तीश इसलिए नहीं की गई क्योंकि मिलिट्री के लोगों से इंट्रोगेशन ही नहीं किया गया, पूछताछ नहीं की गई, वो रिपोर्ट ये थी। और जो वहाँ की कहानी आ रही है वो ये है, कुछ मीडिया हाउसेस ने छापे भी वहाँ, कि 5 बच्चे उस दिन अपने घर से निकले 26 मार्च 1991 को, छुट्टी का दिन था। ये लोग पहाड़ की तरफ गए थे मेंढक पकड़ने के लिए, फ्रॉग, और इसीलिए पूरे साउथ कोरिया में इन 5 बच्चों को फ्रॉग बॉयज़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मीडिया ने ये उनको नाम दिया था। तो ये 5 बच्चे फ्रॉग पकड़ने के लिए गए थे, मेंढक पकड़ने के लिए। और जब वो वहाँ गए तो इस दौरान में उधर मिलिट्री की ट्रेनिंग चल रही थी। कोई एक अफसर अपना निशाना साध रहा था और इसी दौरान ये बच्चे उसी शूटिंग रेंज के करीब पहुँच गए और शूटिंग रेंज के करीब पहुँचे और उसी वक्त उसने निशाना लिया। गलती से गोली एक बच्चे के सर में लग गई। अब जब गोली लगी तो वो चीखा। जो एक विटनेस था जिसने कहा था कि एक गन शॉट और एक चीख की आवाज़ सुनाई थी, वो इसी से जुड़ी हुई है। तो जब वो चीखा तो जिसने गोली चलाई मिलिट्री वालों ने वो भाग कर आया। अब उसने देखा कि एक बच्चा, उसके सर में गोली लगी और वो गिर गया और मर गया। 4 बच्चे बदहवास घबराए हुए खड़े थे। इस दौरान में उस मिलिट्री वाले के कुछ और दोस्त आए। उन्हें लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, कोर्ट मार्शल होगा, बाकी चीज़ें होंगी, गांव वाले भी ना मतलब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं कि इस एक अनजाने में हुए कत्ल को छुपाने के लिए खुद मिलिट्री के लोगों ने बाकी 4 बच्चों को मार डाला, उनके सर पर राइफल के बट या किसी वजनी चीज़ से, और मारने के बाद वहीं पे नज़दीक ले जाकर उन 5 को दफना दिया।
हालांकि मिलिट्री के ऊपर जब उंगलियां उठी, दबी ज़ुबान में कुछ लोगों ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उस दिन छुट्टी थी तो हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन फिर उसी का एक उलट बयान भी आ गया कि कुछ जो कमीशन्ड अफसर होते हैं उनको छुट्टी के दिन भी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। उनके लिए हॉलीडे और बाकी चीज़ों का मतलब नहीं है। तो वो उनकी जो दलील और सफाई थी वो ख़त्म हो गई। तो आखिरी जो बात सामने आती है वो यही है कि इन 5 बच्चों की गुमशुदगी के पीछे दरअसल वही एक शूटिंग रेंज में एक निशाना और गलती से एक बच्चे के सर में लगना और फिर उस जुर्म को छुपाने के लिए खुद मिलिट्री ने बाकी 4 बच्चों को मारकर दफना दिया, जिनकी लाश 11 साल बाद एक कंकाल के शक्ल में मिलती है। लेकिन ये चीज़ें कभी जांच में नहीं आई। इसके बाद दिन बीतता रहा। 2015 में फिर से ये मामला उठा। इसलिए उठा कि जो स्टैचू ऑफ लिमिटेशन था, यानी कि 15 साल के बाद किसी जुर्म की तफ्तीश में कोई नया मोड़ आ जाए तो फिर सज़ा नहीं मिलेगी, उस पर यह कहा गया कि ये 5 बच्चे हैं। जवाब आज तक नहीं मिला है कि इनका क्या हुआ, इनकी मौत की असली वजह क्या है। तो वहाँ की सरकार को कहा गया कि आप इस स्टैचू ऑफ लिमिटेशन को बढ़ाइए ताकि इंसाफ हो सके। 2015 में इसको फिर से लिफ्ट कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज की तारीख में भी, मैं आज की बात कर रहा हूँ 14 अक्टूबर 2021, कोई क्लू या कोई सबूत मिलता है इन 5 बच्चों या फ्रॉग बॉयज़ के बारे में कि इनकी मौत की वजह ये है, तो वहाँ की अथॉरिटी उस शख्स को गिरफ्तार भी कर सकती है और उसको उसके हिसाब से, अपने देश के कानून के हिसाब से सज़ा भी दिला सकती है। तो 2015 में इसको हटा दिया गया था, लेकिन 6 साल बीत गए हैं और अभी तक इन फ्रॉग बॉयज़ की मिसिंग की असली कहानी पूरे साउथ कोरिया में एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, और ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक कही जाती है। तो ये थी कहानी फ्रॉग बॉयज़ की, और हमारी क्राइम तक एक फैमिली मेम्बर ने ही इसकी कहा था सुनाने के लिए, और इत्तेफाक से मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ। तो जिन्होंने भी कहा था अगर वो मुझे मेल करेंगे तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं सच में भूल गया और कई चीज़ों में उलझा हुआ था। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले फिर सिलसिला वही। आज हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर कुंदन हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में हैं और इनका जन्मदिन है। तो कुंदन साहब, हैप्पी बर्थडे। आपके दोस्त अर्श नूर ने भेजा और उन्होंने कहा कि आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर वहाँ जाएँ, उनकी ख्वाहिश पूरी करें। हैप्पी बर्थडे। हरलीन है, इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे हरलीन। और सुरेंद्र साराव जी हैं इनके फादर, उन्होंने भेजा है। तो हरलीन हमेशा खुश रहें। इसके अलावा आराध्या का भी आज बर्थडे है, तो आराध्या हैप्पी बर्थडे। डोडिया जितेंद्र जी ने भेजा है, तो हमेशा आप अच्छे रहें। मधु जी हैं, इनका 15 अक्टूबर को बर्थडे है, तो एडवांस में कल दशहरा भी है, तो मधु जी एडवांस में हैप्पी बर्थडे। लाली जी हैं, इन्होंने बिहार से भेजा है इनके लिए। इसके अलावा यादावी सिंह हैं और इनका भी जन्मदिन, तो मनीष सिंह जी ने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे यादावी जी। इसके अलावा दिव्या श्री हैं और इनका भी आज जन्मदिन है, तो दिव्या हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो मेल लिखा उसमें एक वकार हैदर हैं, ये परशुराम डाकू की कहानी सुनना चाहते हैं। शायद मैंने सुनाई, अगर नहीं सुनाई तो ज़रूर सुनाऊंगा। सपना व्यास हैं, ये गांधीनगर से हैं, और डॉक्टर विवेक भावे जिन्होंने अपनी वाइफ का कत्ल किया था उसकी कहानी सुनना चाहती हैं, तो मैं सपना जी जल्दी सुनाता हूँ आपको। हसीबुल्ला खान हैं, इन्होंने बाकायदा 12 कहानियों की एक लिस्ट भेजी है जो सुनना चाहते हैं। उसमें से शायद 1-2 मैंने सुनाई है, मुझे अगर मैंने लिस्ट पढ़ी हो तो। भोपाल गैस तो मैंने सुनाई है, बाकी मैं ज़रूर बारी बारी सुनाऊंगा क्योंकि आपकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। दुर्गेश मिश्रा हैं सहारनपुर से, और ये वहाँ पे एक 4 कत्ल हुआ था उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा दीपक सिंह हैं, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की है। अजय प्रवाल हैं, बल्कि अजय पुरवाल जी हैं, मंगोलिया से हैं ये, और मर्डर केस है एक मंगोलियन की जिसमें शायद प्राइम मिनिस्टर या किस कौन इन्वॉल्व होने की बात की है इन्होंने। तो अजय पुरवाल साहब, मैं पूरा रिसर्च करके आपको ज़रूर ये कहानी सुनाऊंगा, और मंगोलिया नाम सुनने में अच्छा लगता है। मोहम्मद दानिश हैं और ये बाहर रहते हैं इंडिया से, और इन्होंने कहा कि अभी इनकी इंगेजमेंट हुई है और इनकी जो मंगेतर है आलिशा और इनका झगड़ा इसलिए होता है कि इनका कहना है कि मैं कहानियाँ सुनता रहता हूँ और जब बात करने की वक्त आती है तो वो बात जो टाइम आलिशा के लिए वो कहानी में ये खपा देते हैं, तो इसलिए लड़ाई हो जाती है और वो नाराज़ होती हैं। तो दोनों से कहूँगा दोनों एडजस्ट कर लें, लड़ाई झगड़ा ना करें,
प्यार मोहब्बत से रहें। अभी तो आपकी एंगेजमेंट हुई, अभी पूरी ज़िंदगी, अब आपको कैसे बोलूँ मैं, मतलब अच्छे तरीके से बोलूँ तो पूरी ज़िंदगी अभी साथ रहना है, ये भी कहें पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को भुगतना है आपको, तो मजाक कर रहा हूँ। इसके अलावा निर्मल रावत जी हैं, इनका कहना है कि कहानी में ऑडियो जो है बड़ा कमज़ोर रहता है या ऑडियो पुअर है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार विनोद शिकारपुरी मेरे कैमरामैन हैं, मैं उन तक ये वो सुन रहे हैं पीछे बैठकर। अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे सीधे वो कल्प्रिट हैं, विलन हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने, मेरा काम उन तक पहुंचाना था, मैसेज मैंने पहुंचा दिया। मुस्कान खान हैं, ये हॉरर कहानी सुनना चाहती हैं। मोहम्मद अरसलान हैं, पीएचडी इन जर्नलिज्म कर रहे हैं एमयू से, और इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं, तो अरसलान साहब उन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको मेल पे जल्दी देता हूँ। सत्यम प्रियदर्शी हैं और ये दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनना चाहते हैं। संतोष प्रजापति हैं, इन्होंने एक मेल लिखा है, मैं आपसे सहमत हूँ संतोष जी, और इन्होंने जर्नलिज्म के गिरते हुए स्टैंडर्ड, गिरते हुए स्तर पे बात की है और मैं उससे भी सहमत हूँ। पंकज घुगे जी हैं और ये शायद मेरी ही कहानी सुनना चाहते हैं। वो दिन जल्दी आएगा जब मैं अपनी ज़रूर सुनाऊंगा आपको। थोड़ा हौसला बना लूँ, हिम्मत कर लूँ, सच बोलने की पूरी तरह से वो ताकत ले आऊँ, फिर मैं सुनाऊंगा आपको। शौकीन सिद्दीकी हैं, इसके अलावा कौशल कुमार हैं, इन्होंने कल कहा, आपने एक जिक्र किया था, कहा फिल्म का नाम भूल गए थे, वो फिल्म है धमाल। थैंक यू वेरी मच कौशल कुमार जी याद दिलाने के लिए। इसके अलावा बबन बोडे जी हैं, ये सीआईएसएफ में है लेकिन आजकल डेपुटेशन पे एनडीआरएफ में है, और ये औरंगाबाद में एक प्रोफेसर मर्डर केस की कहानी सुनना चाहते हैं। तो बबन बोडे साहब, मैं जल्दी आपकी ये फरमाइश पूरी करूँगा, वादा है आपसे। तो आज इतना ही। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को रामनवमी, दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।